सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 पोल साइंस का जो हमारा टॉपिक चला हुआ है अधिकार, आज दिनांक 13/6/2020 को हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अधिकारों के बारे में कानूनी अधिकार और राजसत्ता, यानी जो अधिकार हमें कानून द्वारा, सरकार द्वारा मिले हुए हैं, उसमें राज्य का क्या रोल है। मानवाधिकारों के दावों को नैतिक अपील चाहे जितनी भी हो, उनकी सफलता की डिग्री कुछ कारकों पर निर्भर है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सरकारों और कानूनों का समर्थन। यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को इतनी अहमियत है। अनेक देशों में अधिकारों के विधेयक वहाँ के संविधान की प्रतिष्ठित रहते संविधान के अकॉर्डिंग मिलते हैं। संविधान देशों के सर्वोच्च कानून के द्योतक होते हैं, इसलिए कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता उन्हें बुनियादी महत्व प्रदान करती है। अपने देश में इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अन्य कानूनों और नीतियों के इस संवैधानिक अधिकारों में सम्मान की अपेक्षा की जाती है। संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के माने जाते हैं। कुछ अन्य ऐसे अधिकारों का उल्लेख संभव है जो किसी देश के विशिष्ट इतिहास और रीति रिवाजों के चलते महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध का प्रावधान है, यानी छुआछूत पर निम्न जाति के लोगों के लिए जो पहले हमारे समाज में ऊंच नीच जात पात का भेदभाव था, उसको मिटा दिया गया और देश के परंपरागत सामाजिक कुप्रथा का ध्यान दिलाता है। हमारे दावों में मिलने वाली कानूनी और संवैधानिक मान्यता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि बहुत से सिद्धांतकार अधिकार को ऐसे दावों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य के से ने मान्य किया हो। कानूनी मान्यता से यकीनन हमारे अधिकारों को समाज में एक खास दर्जा मिलता है, लेकिन कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता, जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है। अधिकारों का धीरे धीरे विस्तार और पुनर्व्याख्या हो रही है। ऐसा अभी तक अलग अलग रहे समूहों को शामिल करने और गरिमापूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन की हमारी नई समझदारी के उद्देश्य से हो रहा है। अधिकतर मामलों में अधिकार राज्य के लिए जाने वाले दावे अधिकारों के माध्यम से हम राजसत्ता के से कुछ मांग करते हैं। राजसत्ता का मतलब मौजूदा जिस सरकार है उससे। जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हैं तो हम राज्य के बुनियादी शिक्षा के प्रावधान करने की मांग करते हैं। राज्य की शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर सकता है और अपनी तरफ से इसके सहयोग कर सकता है। विभिन्न समूह विद्यालय खोल सकते हैं, छात्रवृत्तियों के लिए निधि जमा कर सकते हैं ताकि तमाम वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन मुख्यतः यह जिम्मेदारी राज्य की बनती है कि राज्य को आवश्यक उपायों और परिवर्तन करना होता है जिससे हमारे शिक्षा के अधिकार में पूर्ति सुनिश्चित हो। इस प्रकार सरकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। प्रत्येक अधिकार निर्देशित करता है कि राज्य के लिए क्या करने योग्य और क्या नहीं है। उदाहरण के लिए मेरा जीवन जीने का अधिकार है, राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करता है जो दूसरों द्वारा क्षति पहुंचाने से मुझे बचा सके। यानी अधिकारों के साथ साथ ये भी है कि हम अधिकार मिल गया हमें और हम किसी दूसरे पर उसको प्रताड़ित या दूसरे को नुकसान न पहुंचाए। यह अधिकार राज्य से मांग करता है कि मुझे चोट या नुकसान पहुंचाने वाले को दंडित करे। यदि कोई समाज महसूस करता है कि जीने का अधिकार का मतलब अच्छे स्तर के जीवन का अधिकार है, तो वह राजसत्ता के ऐसी नीतियों के अनुपालन की अपेक्षा करता है जो स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण अन्य आवश्यक निर्धारण प्रावधान करें। दूसरे शब्दों में मेरा अधिकार यहाँ राजसत्ता को खास तरीके से काम करने के लिए कुछ वैधानिक दायित्व सौंपता है। अधिकार सिर्फ यह नहीं बताते कि राज्य को करना क्या है,
ये बताते हैं कि राज्य को कुछ नहीं करना, मसलन किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का कहते हैं तो राज्य सत्ता महज अपनी मर्जी से उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर वह किसी को सलाखों के पीछे रखना चाहती है तो उसे कार्रवाई को जायज़ ठहराना पड़ेगा। उसे किसी न्यायालय के समझ इस व्यक्ति की स्वतंत्रता में कसौटी करने का कारण कर होगा। इसलिए मुझे पकड़ने से पहले गिरफ्तारी वारंट दिखाना पुलिस के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार मेरे अधिकार राज्य सत्ता में पर कुछ अंकुश भी लगाते हैं। दूसरे तरीके में कहा जाए, जो हमारे अधिकार सुनिश्चित करते हैं, राज्य की सत्ता व्यक्तित्व जीवन की स्वतंत्रता मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। राज्य संपूर्ण प्रभु संपन्न सत्ता हो, उसके द्वारा कानूनी बलपूर्वक लागू किया जा सकते हैं। लेकिन प्रभुत्व संपन्न राज्य अस्तित्व अपने लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के हित के लिए होता है। इसे जनता को अधिक महत्व है। सत्तारूढ़ सरकार उसके कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं। अपना शासन कार्रवाई के लिए जवाबदेह है। हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए कि कानून लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ही होते हैं। अधिकारों के प्रकार क्या हैं? अधिकतर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने के लिए अपनी शुरुआत करती है। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। इनमें वोट देने का प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, ये कुछ एक ऐसे अधिकार हैं जो सार्वजनिक है, सबके लिए हैं। राजनीतिक पार्टियां बनाने, शामिल होने जैसे अधिकार शामिल हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े होते हैं। नागरिक स्वतंत्रता है, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार है, विचारों और स्वतंत्र व्यक्ति का अधिकार है, प्रतिवाद और इसे असहमति प्रकट करने का अधिकार है। नागरिक स्वतंत्रता राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार के लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी का निर्माण करते। लेकिन जैसा कि पहले बता सोचा गया है कि अधिकारों का उद्देश्य लोगों के कल्याण की हिफाजत करना होता है। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए शासकों की अपेक्षा लोगों के सरोकार का मौका सुनिश्चित करने पर राजनीतिक अधिकार इसमें सहयोग करते हैं। राजनीति की भागीदारी अपना अधिकार पूरी तरह से हम सभी पर अमल में ला सकते हैं। जब भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य जैसी हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो, फुटपाथ पर रहने वाले इन बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने के लिए अपने आप में राजनीतिक अधिकार का कोई मूल्य नहीं। पहले बुनियादी ज़रूरतों को पूर्ति हेतु पर्याप्त मजदूरी, मेहनत की उचित परिस्थिति जैसी कतिपय सुविधाएं चाहिए। इसलिए लोकतांत्रिक समाज इन दायित्वों को स्वीकार कर रहे हैं, आर्थिक अधिकार मुहैया कर रहे हैं। कुछ देशों के नागरिक, खासकर निम्न आय वाले नागरिक, आवास, चिकित्सा जैसी सुविधाएं राज्य से प्राप्त करते हैं। कुछ देशों में बेरोजगार व्यक्ति कुछ न्यूनतम भत्ता पाने के लिए ताकि वे बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकें। भारत सरकार ने ग्रामीण शहरों में गरीबों की मदद के लिए नए कार्रवाइयों के साथ हाल में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की। आजकल आधिकारिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक, आर्थिक अधिकारों के नागरिकों की सांस्कृतिक दावों को मान्यता दे रही है। अपनी प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, अपनी भाषा में संस्कृति और शिक्षण संस्थानें बनाने के अधिकार, बेहतर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ अधिकार जैसे जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समान व्यवहार अधिकार, राजनीतिक भागीदारी अधिकार बुनियादी अधिकार के रूप में जिसे प्राथमिकता देनी है। शालीन जीवन यापन और अन्य स्थितियों को न्यायोचित दावों अथवा अधिकारों के रूप में भी मान्य की जा रही है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो हम अधिकारों का जिक्र कर रहे हैं, कुछ एक तो है सत्ता से रिलेटेड अधिकार, कुछ एक हैं जैसे अपने अधिकार यानी सार्वजनिक तौर पर हम जीने का अधिकार या स्वतंत्रता अधिकार। इन पर सुंदर आप नोट्स तैयार करेंगे। अधिकारों के प्रकार कितने हैं, एक तो ये पॉइंट बनेगा। दूसरा है कानूनी अधिकार में राज्य सत्ता क्या रोल है। दो पॉइंटों पर ये आप सुंदर नोट्स लिखेंगे। और नेक्स्ट जो प्रश्न बनते हैं इसके वो इस प्रकार से हैं कि किन आधारों पर यह अधिकार अपनी प्रकृति के सार्वभौमिक माने गए हैं। एक ये प्रश्न बनेगा। दूसरा है संक्षेप में नए अधिकारों की
चर्चा कीजिए जो हमारे देश के सामने रखे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए आदिवासियों, रहवास और जीने के अधिकारों को संक्षिप्त रखने के लिए बच्चों को बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार कैसे नए अधिकारों में लिया जा सकता है। तो ये 4 जो आपके आज के लिए 13 तारीख के लिए जो पॉइंट बनेंगे, इन पर सुंदर नोट्स और प्रश्न उत्तर लिखेंगे आप। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बड़े इजी सा लेसन है और इजी होने के साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें केवल ये नहीं है कि +1 कक्षा के लिए ज़रूरी है, ये तो जीवन में काम आने योग्य बातें हैं। आशा है ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे, कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद।